नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के गद्य खंड में संकलित रचना चलचित्र को। प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम लोग पिछली 2 कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इस पाठ के लेखक सत्यजीत राय चलचित्र को शिल्प के कोटि में लाने के लिए अपने पक्ष को उदाहरण के साथ रख रहे हैं। वे उन लोगों को ये बतलाना चाह रहे हैं जो चलचित्र को शिल्प मानने से इनकार कर रहे हैं और अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनको ये बतलाना चाहते हैं कि चलचित्र एक शिल्प है और इसको शिल्प के रूप में जानने के लिए हम इसे भाषा के रूप में देखेंगे। चलचित्र जो है वह यंत्र की भाषा है, चूँकि चलचित्र के निर्माण में यंत्रों का उपयोग होता है और इस प्रकार चलचित्र साहित्य, कला और तकनीक के मिश्रण से निर्मित होता है। अगर केवल साहित्य रहे और उसमें कला का समावेश न किया जाए तो चलचित्र कदापि नहीं बन सकता, और अगर बन भी जाए तो वह उतना गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकता है। लेखक ने इस पाठ में प्रारंभ से ही इस बात को बताया है कि चलचित्र में जो चित्र उतारे जाते हैं वो चित्र दृश्य के अनुसार भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, जो अपने आप में संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं ध्वनि को भी चित्र के मुताबिक समायोजन किया जाता है और यह सब निर्देशक की योग्यता, कला की बारीकी के कारण ही संभव हो सकता है। अगर ऐसा न हुआ तो अच्छे चलचित्र नहीं बन पाएंगे। इसके उदाहरण के लिए लेखक ने एक उपन्यास का अंश प्रस्तुत किया। विभूति भूषण बंदोपाध्याय का उपन्यास है पथेर पांचाली। उसके एक दृश्य को उन्होंने बताया और ये बताया कि उपन्यास में जो वर्णित दृश्यावलोकन किया गया है उस पर जब उसी उपन्यास पर फिल्म बनाया गया, लेखक ने स्वयं उस फिल्म का निर्माण किया था जो कि काफ़ी चर्चित हो। उस फिल्म के एक दृश्य को किस प्रकार फिल्म में फिल्मांकन कराया गया और उसके लिए कितने दृश्य निर्मित हुए, तो उन्होंने उस दृश्य के लिए जितने शॉट्स लिए गए, सिनेमा में जितने चित्र उतारे गए, उसके वर्णनों को हम लोग देख रहे थे। हम लोग 10 चित्र 10 शॉट्स तक देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हरिहर प्रदेश से आ रहा है और अपने गांव की ओर तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ा है, जहां उसकी पत्नी से उसका सामना होता है। उसकी नज़रें भले ही सर्वप्रथम अपने बच्चों को ढूंढ रही होती है, लेकिन
बच्चे उसे वहाँ नहीं मिलते हैं। वह चाहता है कि अपने साथ लाए हुए सभी सामग्रियों को अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी पत्नी को दिखाएं, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं हैं उसको देखने के लिए। पत्नी में भी कोई उत्सुकता नहीं है। वह अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होते हुए देख करके स्वयं वह आगे पहल करता है और अपनी लाई हुई सामग्रियों को अपनी पत्नी को ही दिखाने लगता है। अपनी लाई हुई सामग्रियों को दिखाने के क्रम में वह अपनी बेटी दुर्गा के लिए जो साड़ी लाया है वह साड़ी अपनी पत्नी को दिखाता है हरिहर और उसके हाथ में देता है। यहाँ तक हम लोगों ने 10 शॉट्स में देख चुके थे। अब हम आगे के शॉट्स को देखते हैं। यह 11वां शॉट्स है। दिन मेघिल है, क्लोजअप होता है दुर्गा की धारीदार साड़ी। हरिहर नेपथ्य से दुर्गा के लिए कैसी। बस इतना ही होता है कि सर्वजया साड़ी को कसकर पकड़ती है। साड़ी के साथ उसका हाथ ऊपर उठता है। कैमरे उसके साथ ही टिल्टअप करता है। सर्वजया का चेहरा रुलाई के आवेग से विकृत हो उठता है। दांतों से साड़ी को काट कर रोती हुई वह बैठ जाती है। रोने की आवाज़ की जगह तार सप्तक में करुण संगीत बजता है। प्यारे बच्चों, धारदार साड़ी को लेने के बाद वह जो बैठी हुई है उसके हाथों में कंपन होता है ना। उसके चेहरे विकृत होते हैं। वह साड़ी को लेकर के दांतों से पकड़ती है। वह रोना चाहती है और इस रोने के परिदृश्य को ध्वनि के माध्यम से निर्देशक ने दिखाया है उसमें। और ध्वनि भी कैसा, तो तार सप्तक में वह ध्वनि गुंजित तो होती है और वह इस दृश्य में करुण रस को घोलती है। दृश्य को देखने से ही करुणा उत्पन्न हो जाए, इसके लिए ध्वनि का समावेश यहाँ तार सप्तक में किया गया है। ये इसके दृश्य थे। 12वां दृश्य है कि मेघिल ही दिन है, मीडियम क्लोज शॉट। वही कोना जो संख्या 10 में है। 10 में कौन सा कोना है बच्चों, आपको याद है? हरिहर का कोना है। वो हरिहर का ओसारा जो है वही 10 में आया है। वहीं पर का दृश्य फिर यह उभरता है। सर्वजया रोती हुई बैठ जाती है। हरिहर बेहद व्याकुल सर्वजया की ओर झुकता है। सर्वजया फर्श पर लुढ़क पड़ती है। तार शहनाई का पार्श्व संगीत वहाँ पर बज रहा है। बच्चों, आपने इसके पहले 11वें दृश्य में देखा कि साड़ी लेने के बाद उसके चेहरे के भाव विकृत होते हैं और वह सर्वजया जो है साड़ी का कोना अपने मुंह में भींच करके रोने के लिए हो जाती है और तार सप्तक में ध्वनि बजती है। इस दृश्य में 12वें दृश्य में वह इस अवस्था में अपने को असहज महसूस करती है। वो खड़े नहीं रह सकती है तो वह नीचे फर्श की ओर बैठ जाती है। हम अगला दृश्य को देखते हैं। फिर वो मेघिल दिन है, सर्वजया रोती हुई फर्श पर लेट जाती है। सर्वजया बैठी ही नहीं, वहाँ पर वह लेट गई। और लेटी कैसी है, वो लुढ़क गई है। हरिहर उसका कंधा पकड़कर झकझोरता है। भाव है, क्या हुआ? उसके अंदर भी एक भूचाल उत्पन्न होता है कि क्या हो गया, साड़ी देखते ही इसको क्या हो गया। सर्वजया माथा हिलाकर जताती है दुर्गा नहीं है। सर्वजया जो है वह बोलती कुछ नहीं है। उसके होठों से रुदन स्फुट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह माथा हिलाकर बताती है कि अब उसकी बेटी दुर्गा नहीं है। यहाँ पर कैमरा ट्रक फॉरवर्ड कर हरिहर की चेहरे की ओर जाता है। दृश्य में जो सर्वजया को दिखाया गया है,
कैमरा का मुंह दूसरी ओर जाता है और हरिहर के चेहरे को दिखाता है। इसके पहले क्या हुआ, सर्वजया के चेहरे को दिखाया है, जहाँ पर सर्वजया बताती है कि अब उसकी बेटी नहीं है, और इतना कहने से क्या भाव उभर करके हरिहर पर पड़ता है, इसको दिखाने के लिए कैमरे को ट्रैक फॉरवर्ड किया जाता है। बात हरिहर के समझ में आ गई है, वह हतप्रभ होकर खड़े होने की कोशिश करता है, उसके बाद धम से बैठ जाता है और रुलाई के आवेग से झुक जाता है। कैमरा ट्रक बैक कर पहले स्थान लौट आता है। इतना कुछ होने के बाद कैमरे जो है से फिर हरिहर से पीछे की ओर उठता है, पीछे की ओर आ जाता है। इसी को ट्रक बैक कहा गया है, कैमरे का होना। और हरिहर चीख उठता है वहाँ पर, हरिहर दुर्गा, बेटी दुर्गा, तार सहनाई का संगीत है। प्यारे बच्चों, एक पिता को अपने संतान का देहावसान हो जाना बड़ा ही दुखद और मार्मिक घटना होती है। इस मार्मिक घटना को ही यहाँ पर फिल्मांकन किया गया है और इसके लिए जो करुणा उत्पन्न हो रही है उसके लिए ध्वनि के तार सप्तक का प्रयोग निर्देशक ने किया है। तो इस दृश्य में ऐसे करके इस दृश्य को निर्मित किया गया कि करुणा को उत्पन्न करने के लिए ध्वनि का समावेश चित्र के साथ हो। वहीं पर अगर इतना करुणाजन्य घटना, इतने विदारक घटना को जब पत्नी कह रही है तो पत्नी के कहने के भाव और पति के सुनने के भाव दोनों को दिखाने के लिए कैमरे को ट्रैक फॉरवर्ड और बैक फॉरवर्ड वहाँ पर किया जाता है। प्रारंभ में ही बताया गया, लेखक ने ही बताया है, पाठ में इस बात की चर्चा हुई है कि चलचित्र जो है वह यंत्र की भाषा है, पूरा का पूरा उसमें यंत्र का ही कमाल है और यंत्र के सहारे ही निर्देशक को अपनी कला को दिखलाना होता है। तो इस दृश्य में लेखक ने किस प्रकार कैमरे को दृश्य को उतारने के लिए, दृश्य को स्वाभाविक बनाने के लिए आगे पीछे करना होता है, किन परेशानियों से हमें गुजरना होता है, किन सावधानियों का ख्याल रखना होता है, इसको बतलाया गया है। अब हम अगले दृश्य की ओर चलते हैं। यह 14वां दृश्य है। हरिहर के पैतृक मकान के पीछे का तालाब है। मिड शॉट है। अपू तेल से भरी बोतल हाथ में लिए खड़ा है। हरिहर नेपथ्य में बेटी दुर्गा। अपू ठिठक कर खड़ा हो जाता है, नितांत असहाय, हतप्रभ। कैमरा द्रुत गति से ट्रैक फॉरवर्ड कर अपू के चेहरे की ओर बढ़ जाता है। फेड आउट, तार सहनाई संगीत फेड आउट कर जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार उपन्यास के जो वह दृश्य थे, इन फिल्म में आने के बाद ये 14 शॉट्स में विभक्त हुए और तब जाकर के पूरा हुआ। 14वां शॉट्स में फिर हरिहर के उस पैतृक घर को दिखाया गया जहाँ ये घटनाएं घटी है। नेपथ्य में हरिहर द्वारा बेटी को पुकारने की आवाज़ चल रही है, क्योंकि बेटी की असमय मृत्यु उसको विदीर्ण कर दिया है, उसे असहज बना दिया है, तो उसका चित्कार होना स्वाभाविक है, उसको दिखाया गया। चूँकि यह इस दृश्य का प्रारंभ अपू के केरोसिन तेल लाने जाने के साथ हुआ है, तो इस दृश्य को फिर वहीं ले जाकर के समाप्त भी किया गया है। अपू लौट करके आया है, पिता की चीख उसे सुनाई दे रही है
और वह हतप्रभ रह जा रहा है कि क्या हो गया, या घर में जो करुणा की स्थिति बहुत दिनों के बाद फिर उत्पन्न हुई है, उसको देख करके उसका ठिठक कर रह जाना स्वाभाविक है। और इन स्वाभाविकता को ही इस फिल्म में लाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार कहाँ जहाँ से दृश्य की शुरुआत हुई वहाँ पर ये 14 शॉट्स किस प्रकार फिर वहीं आकर के जुड़ते हैं। यह है चलचित्र की बारीकी, जो कि यंत्रों के सही प्रयोग और निर्देशक की कल्पना शक्ति और उस कल्पना शक्ति में कला का समावेशन करने से ही संभव हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने उपन्यास के उस अंश को जिसका फिल्मांकन किया गया, उसके 14 दृश्यों को देखे। हम आगे देखते हैं। अपू के पाठशाला जाने के दिन से शुरू कर दुर्गा की मृत्यु के अवधि के 1 वर्ष की कल्पना करके चलचित्र की घटनाओं का ऋतु के अनुसार विभाजन कर लिया गया था। अब ये यहाँ पर हम जो 14 शॉट्स हैं जिसे विस्तार करके बताया गया, एक एक शॉट्स को भली भांति समझाया गया हम लोगों को कि किस प्रकार वहाँ यंत्र की तकनीकी का उपयोग किया गया, या निर्देशक की कला, निर्देशक की सूझबूझ का इस्तेमाल किया गया, उसके संबंध में थोड़ा सा हम विस्तार पाते हैं कि चूँकि 1 वर्ष पहले अपू पाठशाला जाना की शुरुआत करता है और दुर्गा की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बारे में ऋतु के अनुसार उसका विभाजन कर लिया गया। वहाँ पर मेघिल दिन को ही दिखाया गया। चैत की प्रथम बरसा में भीगने के कारण दुर्गा बीमार पड़ती है। उस दिन हरिहर के वापस आने के दिन तक तमाम घटनाओं की तस्वीरें मेघिल दिन में ले ली गई थी। बारिश रुकने पर धूप नहीं निकलती हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु उपन्यास का यह जो निर्वंचिन भ्राक्रांत मूड है, मेघिल दिन में शूटिंग के अतिरिक्त चित्र के आलोक में उसका प्रतिफलन नहीं हो पाता। समय की दृष्टि से उस तस्वीर की घटना की लंबाई 5 मिनट की है। 3 दिन की शूटिंग में इस दृश्य की तस्वीर ली गई थी। प्रत्येक शॉट को 2 या 3 बार लिया गया था। यह चलचित्र रचना स्वाभाविक नियम के अंतर्गत आता है। प्यारे बच्चों, उपन्यास का वह दृश्य जिसका फिल्मांकन हुआ, उसके लिए 3 दिन लगे और 3 दिन में 5 मिनट के दृश्य तैयार हुए। और जितने भी शॉट्स लिए गए उसके एक एक शॉट्स नहीं, उसके 2-2, 3-3 शॉट्स लिए गए, जिसको फिर यंत्रों में उसका विस्तार कर देखा गया, समझा गया, और उसके बाद 5 मिनट का यह दृश्य तैयार हुआ। इसको बनाने के लिए चूँकि उपन्यास में जो वातावरण तय किया गया था, वह वातावरण सही उतर सके, इसके लिए मेघिल दिन का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया था। तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि किसी भी कथा, कहानी के किसी भी अंश को जब फिल्म में उतारा जाता है तो कितनी प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है, और वह प्रक्रिया निर्देशक की सूझबूझ और या फिल्म संपादक की कलात्मक प्रतिभा से ही संभव हो पाता है। आगे देखते हैं। अब शॉटों की गहराई में जाकर देखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी तक जो बताया गया, जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए, उस उदाहरण में कितना समय लगा, क्या क्या किया गया, यंत्र को किस प्रकार संचालित किए गए, तब जाकर के 5 मिनट का दृश्य बन सका, उसमें जो किया गया है, शॉट को किस प्रकार लिया गया, उसका हम अब विश्लेषण करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। लॉन्ग शॉट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है।
पीछे के 14 दृश्यों में। देखते हैं कि वो क्या है। लॉन्ग शॉट, दृश्य वस्तु से कैमरे की दूरी के अनुसार शॉटों के विभिन्न नाम चालू हैं। आदमी के मुंह से उसके सिर या उससे कम हिस्से को यदि तस्वीर में दिखाना पड़ता है तो उसे बिग क्लोजअप कहते हैं। सिर से कमर तक के हिस्से को क्लोजअप और पैर तक के मीडियम शॉट। इस शॉट में अपू की निसंग असहायता को उभारने के लिए खुले मैदान के परिवेश में लॉन्ग शॉट लिया गया। इसी मैदान के रास्ते से 1 वर्ष पूर्व अपू को दुर्गा का हाथ थामे पाठशाला की ओर जाते हुए दिखाया गया था। अतः दुर्गा का अभाव दर्शकों के निकट और भी अधिक प्रकट होता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब इस दृश्य का प्रारंभ किया गया था, शुरुआत की गई थी, तो उसमें अपू को एक खुले मैदान में केरोसिन तेल लाते हुए जाते हुए दिखाया गया था। वह अकेले जा रहा था। यह इसलिए दिखाया गया क्योंकि 1 साल पहले अपू और दुर्गा दोनों साथ साथ पाठशाला जाते थे। 2 व्यक्ति जब साथ साथ चले तो क्या मस्ती होती है उस वह भी बचपन में। पढ़ने के लिए जाते वक्त आप लोग भी अपने अपने बचपन को याद कर लीजिए कि पहली कक्षा, दूसरी या तीसरी कक्षा में जब आपका दाखिला हुआ होगा और आप घर से निकले होंगे अपने साथियों के साथ, किस मस्ती में झूमते हुए, आपस में बातचीत करते हुए आप जाते रहे होंगे। अपू के साथ भी वही हुआ है। लेकिन दुर्गा अब नहीं रही। जब दुर्गा नहीं रही तो अपने साथ जाने वाले साथी, अपनी बहन का अभाव किस प्रकार प्रकट किया जाए, इसी के लिए वहाँ पर एक बड़े मैदान को दिखाया गया। आगे देखते हैं। इससे पहले के शॉट और इस शॉट के बीच समय के व्यवधान को समझाने के लिए डिजॉल्व में कोई तस्वीरें धीरे धीरे मिटती है और उसके स्थान पर दूसरी तस्वीर आ जाती है। इस तरह से न जाकर यदि सीधे शॉट में जाया जाए तो उसे कट कहते हैं। कट के अपेक्षा डिजॉल्व का परिवर्तन स्वभावतया किंचित दीर्घ होता है। बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक शॉट से दूसरे शॉट की ओर जब इस फिल्म में ले जाया गया है तो पहले वाले शॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे धूमिल होते हैं और जैसे जैसे वह धूमिल होता है वैसे वैसे दूसरा दृश्य जो है वह प्रकट होता है। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी दिखाया जा सकता था कि एक चित्र जो सामने प्रदर्शित हो रहे हैं उसको हटा करके दूसरे तस्वीर को लाया गया। लेकिन इस सिनेमा में ऐसा नहीं किया गया। एक चित्र को धूमिल किया गया, दूसरे चित्र को लाया गया। इससे समय अधिक लगे, एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक जाने में समय ज़्यादा लगे, लेकिन चलचित्र की गुणवत्ता उसमें आ गई और वह बढ़िया हो गया। लेकिन अगर पहले जैसा किया जाता कि एक चित्र को समाप्त करके दूसरे चित्र को लाया जाता तो यह अच्छा नहीं होता। सिनेमा की भाषा में इसको कट कहा जाता है। तो कट का प्रयोग भी दृश्यों के निर्माण करने में किए जाते हैं। आगे है, हांडी के ढक्कन का उठना, गिरना, सर्वजया की उदास दृष्टि, इन सब को निकट से दिखाए बिना समझना मुश्किल होगा, यही सोचकर यहाँ क्लोजअप का व्यवहार किया गया था। इसके अतिरिक्त इससे पहले के शॉट के खुले मैदान के दृश्य की प्रसारता के बाद क्लोजअप का यह संकोचन एक ही करुण स्वर में छंद का वैचित्र लाने में सहायक हुआ। कैमरे की दृष्टि को ऊपर नीचे या अगल बगल घुमाने की व्यवस्था रहती है। पहले को टिल्टिंग और दूसरे को पैनिंग कहते हैं। इस शॉट से ढक्कन से दबे उबलते चावल से सर्वजया के रुद्ध और शोक दग्ध मन की उपमा देने का सुयोग प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, कैमरा को जो आगे पीछे करने की जो सुविधाएं हैं या जो करने की प्रक्रिया होती है उसको टिल्टिंग और
पैनिंग के नाम से हम जानते हैं। इस दृश्य में क्या हुआ है कि सर्वजया को जब दिखाया गया वहाँ पर, तो बगल में चूल्हे पर भात पकते हुए दिखाया गया और मार के निकलने से उसके बर्तन ऊपर के ढक्कन जो है सो ढक 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 कर रहे हैं, इसको दिखाया गया। जिस प्रकार उधर चूल्हे में खदबदाहट हो रही थी, चूल्हे के ऊपर रखे हुए बर्तन में खदबदाहट हो रही थी, वैसे ही सर्वजया का हृदय भी अस्थिर था। उसके अंदर भी स्मृतियों के बहुत सारे चित्र, बहुत सारी स्मृतियाँ घुड़दौड़ कर रही थी, व्यथित कर रही थी उसे, और उस व्यथा से वह मर्माहत हो गई थी। देखिए, इसको दिखाए हुए, चूँकि सर्वजया का यहाँ पर किसी प्रकार का संवाद नहीं है, उसको दिखाने के लिए किस प्रकार का कलात्मकता का यहाँ पर प्रयोग किया गया कि बर्तन की स्थिति से इसको यहाँ पर प्रकट किया गया। बिन्नी को इस दृश्य में लाने का उद्देश्य यही जताना था कि सर्वजया की पड़ोसियों ने दुर्दिन में सहायता की है। बिन्नी प्रारंभ में मीडियम शॉट में दिखाई पड़ती है, उसके बाद वह पैदल चलती हुई जब ओसारे के निकट आकर खड़ी होती है तो वह करीब करीब क्लोजअप की स्थिति में है। बिन्नी सर्वजया को पुकारती है परंतु उत्तर नहीं मिलता है। सर्वजया की अभिव्यक्ति क्या है यह बात हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इस शॉट में सर्वजया दिखाई नहीं पड़ती है। उससे सर्वजया कितनी दूरी पर है यह बात भी समझाने का कोई उपाय नहीं है। इन दो बातों के संबंध में जो कौतूहल रह जाता है उसके निवारण के ही बाद वाला शॉट लिया गया है। प्यारे बच्चों, कोई आवश्यक नहीं है कि हम जिस कथा वस्तु को लेकर के फिल्मांकन करते हैं तो जितनी कथा वस्तु को कथाकार ने दिखाया है अपनी कथा में, हम फिल्मांकन में भी उतना ही दिखाया जाए। उतनी घटना को स्पष्ट करने के लिए या उसे संपुष्ट करने के लिए फिल्म निर्माता कुछ अपनी कल्पना का भी सहारा लेते हैं और उसका उसमें समावेश करते हैं। इस दृश्य में बिन्नी को यहाँ पर इसलिए लाया गया और बिन्नी के माध्यम से सब्जी पहुँचाने का जो दृश्य दिखाया गया है वह इसलिए है कि दुर्दिन में भी जब बुरे वक्त आते हैं तो पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं, पड़ोसी उसकी सहायता करते हैं, और सहायता केवल संवादों से ही नहीं, विचारों से ही नहीं, बल्कि बस आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान करके भी वे करते हैं। आगे देखते हैं। इस शॉट में सर्वजया और बिन्नी का एक साथ टू शॉट दिखाना उनके पारस्परिक संबंध का सूचक है। दोनों के बीच यथेष्ट दूरी है, फिर भी दोनों को एक साथ दिखाना है, इसलिए मीडियम लॉन्ग शॉट की आवश्यकता महसूस हुई। बिन्नी की पुकार पर सर्वजया मौन है, इससे उसके गंभीर शोक की अभिव्यक्ति मिलती है। इस शॉट में बिन्नी का चेहरा दिखता नहीं है, मगर हम यह जानने को उत्सुक हैं कि सर्वजया के इस अस्वाभाविक व्यवहार से बिन्नी के चेहरे पर कौन सा भाव उभरता है। यानी कैमरे के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर अब बिन्नी के चेहरे की ओर जाना होगा। एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने के क्षण को सावधानी से चुनना होगा। प्यारे बच्चों, बिन्नी जब सर्वजया के घर में आती है तो वह उसे ताई कह करके बुलाती है। बिन्नी केवल पड़ोस की लड़की ही नहीं है, बल्कि पड़ोस में रहने के बाद भी वह उसके साथ एक संबंध में है, और संबंध जहाँ भी बनते हैं वह आत्मीय होता है। इस आत्मीयता को दिखलाने के लिए फिल्मकार ने बहुत ही बारीकी दृश्यों का यहाँ पर समावेश किया है। कैमरे को सर्वजया की ओर ले जाना, सर्वजया की भाव भंगिमा को दिखलाना, फिर बिन्नी को दिखाना कि फिर उसका प्रत्युत्तर न मिलने पर उसके भाव दशा उसकी क्या हो रही है, और फिर दोनों को दिखाना। इस तरह की जो कैमरे की जो ये प्रक्रिया फिल्मों में अपनाई जाती है, यह अपनापन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है, और उस अपनापन को यहाँ पर दिखाया गया है। हमने शॉट का परिवर्तन
बिन्नी के द्वारा टोकरी रखे जाने के कार्य व्यापार के ठीक बीच की स्थिति में किया, जिससे रखने के पूर्व की स्थिति एक शॉट में दिखाई पड़े और रखने के बाद की स्थिति दूसरे शॉट में। इतना ज़रूर है कि शूटिंग के समय 2 शॉटों में ही टोकरी रखने का कार्य व्यापार एक्शन पूरा कर लेना पड़ता है। बाद में संपादक बढ़े हुए अंश को काटकर अलग कर देता है। इस तरह से दिखाने में सुविधा यही है कि दर्शकों की दृष्टि टोकरी रखने की ओर रहने के कारण उनका ध्यान इस पर जाता ही नहीं। अब कैमरे का दृष्टिकोण बदल गया। चलचित्र के यांत्रिक चमत्कारों का दर्शकों को पता न चले, निर्देशक को इस पर ध्यान देना पड़ता है। संपादन की जीवंतता इन चमत्कारों को छिपाकर रखने में बहुत कुछ सहायता करती है। बिन्नी की आंखों की दृष्टि और पीछे हटने की भंगिमा से हमारी समझ में यह बात आती है कि वह अवाक है। हो सकता है वह थोड़ी बहुत भयभीत भी हो गई हो। प्यारे बच्चों, देखिए, प्रारंभ के में ही बताया गया कि सर्वजया और बिन्नी के बीच के अपनापन को दिखाया गया है, और जब अपनापन को दिखाया गया है तो उसके क्रियाकलाप को भी विस्तार से दिखाया जाना चाहिए। इसके लिए टोकरी में सर्वजया जो अपने द्वारा लाई है, सब्जियां लाई है, उसको रखने के दृश्य को तो दिखाया जाता है। रखने के बाद टोकरी में क्या रखा गया उसको भी यहाँ पर दिखाने का यत्न किया गया है, उसे भी बताया गया है। यह संपादक की बहुत ही अच्छी सूझबूझ का यह नतीजा है कि उसने इन सबों को जीवंतता लाने के लिए फिल्म में जो कथ्य हम दिखा रहे हैं उसमें स्वाभाविकता आ जाए और वह सजीव जैसा दिखे। यही संपादन दक्षता होती है, निर्माता निर्देशक की अपनी कार्यकुशलता होती है, जिसको इस फिल्म में, पथेर पंचाली फिल्म में बखूबी दिखाया गया। इस तरह से बच्चों हमने देखा संपूर्ण पाठ में कि चलचित्र जो है, जो कथा वस्तु थी, उस कथा वस्तु के अनुरूप पूरे 14 दृश्य में समाप्त हुए, और उन 14 दृश्यों को, वह 14 दृश्य 5 मिनट का था, जिसे 3 दिनों में शूटिंग की गई थी, और उसमें क्या क्या किया गया था उसके विस्तार को अभी हम लोग समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतना तक ही रहेंगे, शेष बचे हुए भाग को हम आगे देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए, जब तक हम फिर आपसे मिलते हैं पाठ के शेष भाग, अंतिम भाग को लेकर के, तब तक आपके लिए कुछ गतिविधि। प्यारे बच्चों, फिर हमें एक गतिविधि करनी है। वह गतिविधि ये करनी है कि आपने अपने द्वारा देखे गए सिनेमा को आपने सूचीबद्ध किया था, अच्छे कथ्य वाले सिनेमा को आपने अलग किया था। यह हमने पहली कक्षा में किया था। दूसरी कक्षा में हमारी गतिविधि ये हुई थी कि जो अच्छे कथ्य वाले सिनेमा थे उसके किसी एक कथ्य को दिखाने के लिए कितने शॉट्स लिए गए थे उसको अपने नोटबुक में लिखना था। आज हम ये करेंगे कि जितने भी शॉट्स हमने नोटबुक में उतारे, एक कथ्य को दिखाने के लिए इतने शॉट्स लिए गए, उसमें हम ये देखना चाहेंगे कि उन शॉट्सों में कैमरे का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया, या अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उस आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे और उसको नोटबुक में लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पूरा कर लेंगे, और पूरा करने में आपको मन लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि सिनेमा आनंद प्रदान करने वाली होती ही है और आप आनंद लेते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।